अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ों की शदीद कमी है। नंबर 1 एजुकेशन और नंबर 2 सिस्टम। स्विट्ज़रलैंड की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उतने हर साल पाकिस्तान जो है इंजीनियर्स और डॉक्टर प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन इसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान ने साइंस में 0 नोबेल लॉरेट्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं, जबकि यूएसए ने 100+ कर दिए हैं। ASER की एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% एजुकेटेड पाकिस्तानी एम्प्लॉयबल ही नहीं होते हैं। आखिर इन सब बातों का रूट कॉज क्या है? इन सब चीज़ों का रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े सगीर में आई, सब कॉन्टिनेंट में आई, तो उनके पास उस वक्त 2 मेजर उनके प्रॉब्लम्स थे। पहला, लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन, और दूसरा उनके पास क्लर्क्स की और वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस कमी को और इन 2 प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैक्लॉय ने एक एजुकेशन एक्ट 1835 जो है हमें दिया। इस एक्ट से उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए हैं। पहला, उन्हें ऐसे लोग मिल गए जो चुपचाप डेस्क पे बैठ के काम करते रहें, ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें और क्रिएटिव तो बिल्कुल भी ना हो। और दूसरा, इंग्लिश में कम्युनिकेशन का जो उनका मसला था वो भी हल हो गया। देखा जाए तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दुनिया में ज़बान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश बोलना पाकिस्तान में एक क्लास समझा जाता है, एक स्टेटस समझा जाता है। रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, वहाँ इन जैसे मुल्कों में इंग्लिश बोलने का इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना पाकिस्तान में है। पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है अगर किसी शख्स को इंग्लिश बोलना नहीं आती, जबकि ऑब्वियस बात है कि अगर उसे इंग्लिश बोलना नहीं आती तो कोई और ज़बान आती होगी। 5 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। तो सोचें कि इतने साल पुराना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आज तक हम पर लागू कर दिया गया है। हम जो कोर्स हमने पढ़ा, यानी आज से तकरीबन 30-35 साल पहले जो कोर्स मैंने पढ़ा, मैं स्टिल वही कोर्स जो है थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, थोड़ी बहुत उसके साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और उनको ट्यूट कर रही हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टे का कंपटीशन होता है। जो जितना ज़्यादा अच्छा रट्टा लगाता है उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छा आते हैं। इस्लामियात में 95% मार्क्स लाने वाले को नमाज भी अच्छी तरह पढ़ना नहीं आती है। हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है उसे जानने में स्टूडेंट्स को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुग़ल्स की टाइमलाइन क्या थी और उससे पहले हम पे किन किन लोगों ने रूल किया। आज गूगल से हर चीज़ हमें मालूम हो जाती है, एक क्लिक पे दुनिया हमारे पास है। इसके बावजूद भी हम उसी आउटडेटेड सिस्टम में रट्टा लगाए ही चले जा रहे हैं। इंग्लिश हर क्लास का सब्जेक्ट है जब से बच्चा स्कूल जाता है। इसके बाद भी 12-12 साल लगा देने के बाद भी बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आती, जबकि एक 5 साल का बच्चा इससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, इसलिए कि उसे उसका राइट एनवायरनमेंट दिया जाता है। a+b² = a² + 2ab+b² का क्या मतलब है और ये क्यों यूज़ होता है और इसका हमें आगे क्या काम आने वाला है, ये शायद हम में से किसी को नहीं पता है। लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल इन सब चीज़ों को पढ़ाए चले जा रहे हैं। किंडरगार्टन में जिस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाता है वो टेक्निक उससे लाख गुना अच्छी है जिस टेक्निक से कॉलेज और स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है। और अलमिया तो ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं हर तरफ बस उन्हीं बच्चों को आगे किया जाता है। क्लास के मॉनिटर भी वही बच्चे होते हैं, लीडरशिप भी उन्हीं बच्चों को दी जाती है, स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा उन्हीं बच्चों को इनकरेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चा यही सोचता है कि मुझे किसी भी तरह करके अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मैं भी क्लास के उन चंद बच्चों में से आ सकूं जो टीचर के मंजूर नज़र बन जाते हैं। किसी को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, सेम सिलेबस, सेम बात हर एक शख्स के ऊपर लागू की जा रही है, जिसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए अगर शेर, हाथी, सांप और चूहे और मछली को एक ही लाइन में खड़ा करके कहा जाए कि दरख्त पे चढ़ो, तो उनमें से ज़्यादातर को तो शायद यही लगेगा पूरी ज़िंदगी कि वो किसी काबिल ही नहीं है। भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। सबसे टॉप पर साइंस है, इसके बाद कॉमर्स है
और इसके बाद सबसे आखिर में कहीं जाके आर्ट्स आता है। और कोई ज़्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं, इसीलिए रखे ही इसीलिए नहीं गए क्योंकि हर किसी को तो अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना है। अगर गलती से किसी ने आर्ट्स ले लिया तो ये समझ लिया जाता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है। बचपन से ही हम बच्चे की ब्रेन कंडीशनिंग इस तरह कर देते हैं कि उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ 2 ही मकसद हैं, एक अच्छे मार्क्स लाना और इसके बाद अच्छी जॉब हासिल करना। क्रिएटिविटी को भाड़ में झोंकते हुए वो बच्चा सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं और किसी भी तरह करके उससे सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए। अगर उसका ये ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया तो फिर बल्ले बल्ले दूसरों को नीचा दिखाने का एक मौका मिल गया, माँ बाप को सर उठाने का और सीना चौड़ा करने का एक और मौका मिल गया। जबकि अगर किसी बच्चे ने ये उसका टारगेट अचीव ना कर सका ज़िंदगी में तो फिर समझिए कि ज़िल्लत और ख्वारी ही उस बच्चे का मुकद्दर बन जाती है। आप किसी भी 3-4 सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसी लाइफ आप गुजारना चाहते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उनमें से कम कोई भी इस एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं गुज़र के गया होगा या इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो कामयाब नहीं हुआ होगा। उसमें उसके अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी स्किल्स का, अपने उसकी जहानत का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा होगा। अगर किसी कंपनी के सीईओ को भी कहा जाए ना कि तुम अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दो तो भी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि वो सारे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर भी करेगा। और हो सकता है कि 2-3 डिपार्टमेंट के लिए तो वो क्वालिफाई ही ना करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी कंपनी को रन करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है क्योंकि उसके पास उस कंपनी को चलाने की एक्चुअल स्किल होती है। लोग अपनी 25% ज़िंदगी ऐसी एजुकेशन हासिल करने में लगा देते हैं जिसके बाद वो अपने से किसी कम पढ़े लिखे के कंपनी में नौकरी करके उस शख्स के ख्वाब पूरे कर सकें। ये सब इसलिए है कि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम किसी कंपनी में जाके काम करें बग़ैर अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्किल की बुनियाद पे काम कर सकें और वहाँ से हमें निकाले जाने का डर ना हो। अगर 5 साल आगे की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंज आता आएगा शायद कि आज की तारीख में भी जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो शायद पता नहीं उनके किसी काम आने भी वाला है या नहीं आने वाला, ना कि वो सालों पुराना बोसीदा सिस्टम जो है हम हमारे बच्चों पे लागू किए हुए हैं जो इनके किसी भी काम का नहीं है। शायद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या करें, क्या बच्चों को ना पढ़ाएं, क्या बच्चों को डिग्री की तरफ ना भेजें। सब करें, आप बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अपने बच्चे की क्रिएटिविटी ना मरने दें, अपने बच्चे की स्किल को ना आप ख़त्म कर दें। आप सिर्फ उसे रेस में भागने वाला एक घोड़ा ना बना दें कि जहाँ पे शायद जीतेगा तो कोई एक। हकीकत ये है कि राइट नाउ रिसर्च बता रही है कि 300 बंदे जो है एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और किसी एक ही बंदे को वो जॉब मिलेगी। सोचें, 300 लोग एक दौड़ में भाग रहे हैं और सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही प्राइज़ मिलेगा, सेकंड थर्ड की भी कोई काउंट ही नहीं है। तो हमें ऐसी रेस में दौड़ना ही क्यों है जहां हमें पता है कि शायद हार ही हमारा मुकद्दर हो। हम ऐसी रेस में क्यों नहीं दौड़ते, ऐसी चीज़ों की तरफ या ऐसे फील्ड की तरफ या ऐसे कैरियर की तरफ अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते कि जहां पे कंपटीशन कम है लेकिन कामयाबी का चांस भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब जॉब्स का अब से कुछ साल पहले कहीं नाम भी कोई नहीं लेता था, लेकिन अब ये जॉब एग्जिस्ट करती हैं। तो सोचें आज से 5 साल के बाद और कितनी नई जॉब्स और अलग तरीके की जॉब्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। हमें हर तरीके की स्किल सीखने के लिए ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को एज अ पेरेंट, एज अ टीचर अब हमें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।